देश के सबसे लोकप्रिय बहस के कार्यक्रम, सबसे पसंदीदा न्यूज शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप जिस विषय को चुनते हैं उसी पर हम बहस करते हैं। यही नहीं, देश के कोने कोने से जुड़कर आप हमारी बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे साथ जयपुर से लक्ष्मी शर्मा जुड़ेंगी, कुमार शिशिर सिन्हा मुंबई से जुड़ेंगे, पंकज त्यागी गाजियाबाद से जुड़ेंगे और प्रदीप शर्मा इंदौर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बहस के लिए आज आपने कौन सा विषय चुना है। विषय बड़ा साफ है, न्यू कश्मीर से जुड़ा हुआ। आज का पोल उसी से जुड़ा था। कश्मीर के नेताओं के साथ महाबैठक में क्या निकला? कश्मीर के नेताओं के साथ महाबैठक में बहुत महत्वपूर्ण बात निकली है और वो महत्वपूर्ण बात है ये कि अब जल्दी ही वहां पर चुनाव होंगे, जल्दी ही वहां पर लोकतंत्र की बहाली होगी। परिसीमन के बाद राज्य में चुनाव होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी इसके बारे में एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, फिर से दोहराता हूं, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मंच पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने लिखा है आगे, मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि यहाँ के लोगों को, खासकर युवाओं को जम्मू कश्मीर का राजनीतिक नेतृत्व देना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो। तो प्रधानमंत्री अब नए कश्मीर की बात कर रहे हैं, नए युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने बैठक में यह साफ किया कि जल्द ही वहां पर चुनाव होंगे और सभी लोग इस बात से एकमत थे कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की बहाली करने के लिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और प्रधानमंत्री ने आज अपने ट्वीट के जरिए कमोबेश ये समझा दिया कि भले से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए, चहुमुखी प्रगति के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना है ताकि लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो। और अब नया कश्मीर मिल गया है। ये नया कश्मीर 370 से अलग, 35A से इतर है। अब जम्मू कश्मीर देश के पूरे भागों के साथ एक साथ धड़क सकता है। कैसी होगी कश्मीर में नई सुबह? कई तरह की आशंकाएं थी, लोगों ने अपनी भड़ास तो निकाली, जिसको जो कहना था वो कहा गया, लेकिन इस बात पर कमोबेश सभी नेताओं में एक राय थी कि 370 और 35A का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इसकी पिच में नहीं पड़ना है कि बहाली हो, ये हो, तब बातचीत होगी। नहीं, बातचीत की टेबल पर सब साथ आ चुके हैं और यहां से राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। पूरा विश्व टकटकी लगाए देख रहा है कि भारत लोकतंत्र की बहाली कब करेगा और भारत ने उसके लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3.5 घंटे चली महाबैठक में घाटी के नेता भी आए, कश्मीर पर खूब बात भी हुई और कश्मीर की फिजा को खुशनुमा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित भी किया। जम्मू कश्मीर के विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। साफ है, घाटी के नेताओं ने भी पीएम के सामने अपनी बात रखी। अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। 8 पार्टियों के 14 नेताओं में बीजेपी के रविंद्र रैना, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग का हिस्सा बने। बैठक के बाद घाटी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। गृह मंत्री जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे, तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है। सब देश की बहस में चर्चा है कि गुपकार गुट समेत घाटी की खुशहाली के लिए अगर केंद्र और कश्मीर के नेता साथ बैठते हैं तो घाटी की फिजा के लिए ये अच्छे संकेत माने जाने चाहिए।
तो देश की बहस में आज के सवाल की बारी है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में बताते हैं कि देश के बहस के दर्शकों की क्या राय है। आज हमारा सवाल बड़ा सीधा है, 370 और 35A से जुड़ा हुआ है। घाटी के नेता भले ही ये कह रहे हो कि हम इसे नहीं कबूलते, क्योंकि ये उनका राजनीतिक बयान भी है, लेकिन अब इसकी लड़ाई संसद में लड़ी जाएगी। राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां तो होंगी, लेकिन ये उनके नरमी के संकेत है। तो धारा 370 और 35A क्या कश्मीर के लिए इतिहास की बात हो गई है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब कैसे देंगे इसका तरीका आपको पता है। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमको ट्विटर हैंडल पर भी टैग कर सकते हैं, अपना वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे चलता हूं अपने बड़े पैनल के पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपराजिता सारंगी जी जुड़ गई हैं, मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ कश्मीर से भी आती हैं। सुशील पंडित जी हैं, रूट्स इन कश्मीर के हैं। शेख इशफाक जब्बार साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। MR कुरैशी साहब मेरे साथ PDP से हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से हैं, वकार भट्टी साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अपराजिता जी मैं आपके पास आऊँगा और आपसे जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने गैंग कहा, जिन लोगों पर संसद में ये आरोप लगा कि भाई ये लोग जो हैं ये कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे ही बातचीत की टेबल पर वापस आना, ये क्या दिखाता है? हमारी सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मूल मंत्र है वह आज पूरे देश के समक्ष साफ हो गया। हम सब मिलकर हमने हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जैसा भी मंतव्य हो, जैसी भी बातें हों जिनके विरुद्ध में हम पहले खड़े हुए हैं, उन सब को भुलाकर हमने सबको एक टेबल के आसपास बैठाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का विकास हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आज 4 बातें स्पष्ट होकर सामने आई। प्रथम, लोकतंत्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। दूसरी बात, विधानसभा का चुनाव होना है तो परिसीमन की क्रिया को तेज करना होगा, उस विषय पर भी बात की गई। और तीसरी बात, तेजी से विकास हो। आप सबको ज्ञात है कि जनवरी 2020 में हमने 80,068 करोड़ रुपए डेवलपमेंट पैकेज दिए थे और उसके बाद लगातार हम विकास पर ही केंद्रित रहे और हर एक क्षेत्र में विकास करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अमन चैन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी बात, बहुत बड़ी बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट में भी उभर कर आई है, युवाओं को आगे लाना होगा। तो मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी टीम का, उनकी सरकार की मंशा सबके समक्ष बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है और हम सब चाहते हैं कि जितने भी मतभेद हैं सबको भुलाकर हम साथ हो जाएं और दिल्ली और दिल इन दोनों में दूरी न रहे। तो मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत हुई है वह बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सबकी बातों को सुना गया। 5 मांगें रखी गई, उन 5 मांगों पर बहुत ही अच्छे ढंग से उत्तर दिए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा पदक्षेप रहा केंद्र सरकार का और इसके लिए पूरे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है आलोक भाई, धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है उसमें कश्मीर में लोकतंत्र, विकास और युवाओं को आगे लाने की बहाली की शुरुआत हुई। आप मानेंगे इस बात से जो अपराजिता जी ने कहा है? मुझे लगता है 2-4 चीजें और भी जोड़ देते तो अच्छा था। जोड़ने में क्या जा रहा है? यही मीटिंग 3 साल पहले होती तो शायद और ज्यादा अच्छा रहता, लोकतंत्र और मजबूत होता, शायद और MLAs को भी पहले इन्वॉल्व कर किया जाता तो और ज्यादा अच्छा रहता। और सुशील पंडित भाई कह रहे हैं और इनका ट्वीट भी देखा, कश्मीरी पंडितों को भी आज जोड़ लेते तो शायद और अच्छा रहता। अच्छे रहने की तो बहुत सारी गुंजाइश है और बहुत अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसी भी समय पर चाहे देर पहल की हो, मैं कहता हूं कि स्वागत करना चाहिए और स्वागत कर रहे हैं। अब बात आती है कि अभी तक क्या हुआ और कैसे होगा। उन्होंने कहा 35A जो है वो अब इतिहास हो गया है। न्यूज नेशन पर मैं प्रश्न देख रहा था, 35A और 370 से रिलेटेड जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे कि इनको हटा देना चाहिए, वो आज तक स्टैंड करते हैं।
कोई भी केस नहीं हटा है। कि 370 बार बार सब लोग कह रहे हैं कि हट गया है, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो भी दो ये तो बदलाव सब किए गए पॉलिटिकल वो पार्टी मान रही है ना, हम मांग नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सुनिए ना, ये आपको नहीं लगता कि इन पार्टियों में नरमी का संकेत है आलोक भाई? सर देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई बहुत गंभीर विषय है, शांति से बात करेंगे। मुझे लगता है कि धारा 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है, इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं। उसमें दो बदलाव किए गए और दोनों बदलाव आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके ही किए गए। अगर 5 अगस्त का अगर हम जो हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको पढ़ेंगे तो पहला सेंटेंस ही है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। 1949 का हम फलाना ये हटा रहे हैं और उसके अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जगह पर आज जो है गवर्नर या जो गवर्नमेंट है वो काम करेंगे। उसके बाद हमने तो बहुत सुना था कि भाई वहां से बहुएं आएंगी और जमीन भी खरीदेंगे और दीपक चौरसिया भाई भी वहां स्टूडियो बनाएंगे, बहुत चीज सुना था हमने वहां पर, और उस पर सब पर सुशील पंडित भाई डिटेल में बताएंगे। तो जो आज का स्टैंड है वो पूरी तरह से यू टर्न स्टैंड है। जिनको आप गुपकार गैंग हैं और तोड़फोड़ गैंग है और पाकिस्तानी गैंग हैं, जबकि गुपकार केवल एक गली का नाम था जहां पर वो मीटिंग हुई थी, लेकिन उस गुपकार को ही शब्द को इतना बदनाम कर दिया बीजेपी वालों ने। खैर चलिए जो भी हुआ, फारूक साहब रहते हैं पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव कोई चीजें हो तो अच्छी बात है। नहीं, उस गली का नाम है, उस रोड का नाम गुपकार है। लेकिन उसके बाद जब कोरोना चला तो उस पर भी स्टैंड यू टर्न ले लिया गया। मुझे तो नहीं लगता किसी ने कोई जमीन 100 गज का टुकड़ा भी कहीं जम्मू में भी खरीदा हो। तो जरूर हम इस शो में देखकर जाएंगे कि अगर कानून लागू हो गया और धारा 370 हट गई तो किसी ने भी जमीन क्यों नहीं खरीदी वहां पर। किसी के बच्चे की नौकरी लगी हो वहां पर तो वो भी जरूर बता के जाइएगा कि भाई 3 साल में अपराजिता के अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई बच्चा हो, कोई बिहार से बच्चा गया हो बेगूसराय से, उसको वहां पर कहीं पर किसी तरह से मिली हो, या भुवनेश्वर में खुर्दा से कहीं से कोई गया हो, तो जरूर अपराजिता बहन बताएंगे हमें। मुझे लगता है आज भी पॉलिटिकल स्टंट चाहता है। रिजल्ट क्या आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से यू टर्न ही लेती आई है। हमेशा से कहा कि पूरा फारूक अब्दुल्ला परिवार जो है वो पूरी तरह से देशद्रोही है और तमाम चीजें हैं। एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर यहाँ तक पूरे अब्दुल्ला परिवार से लड़ते रहे और फिर बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री बना दिए इन्होंने। वो जो माँ और बेटे थे और बेटी और बाप वो दोनों देशद्रोही थे, फिर सरकार चलाई और सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धारा 370 की रक्षा करेंगे और अलगाववादी जो है वो एजेंडे में रहेंगे और जो तमाम लोग थे 10,000 पत्थरबाज वो सब छोड़ेंगे हम। जब तक मलाई मिली दोनों ने मलाई खाई और जब मलाई खत्म हो गई तो दोनों ने सोचा चलो अब जो है अब तिरंगा उठाने का समय आ गया है। जब महबूबा ने कहा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा तब तो सरकार चलती रही। बुरहान वानी दिल्ली में तो इनके लिए पूरी तरह से जो है वो आतंकवादी था, वहां निर्मल सिंह 30 लाख रुपए लेके उसके घर बैठे रहते थे कि साहब ये बहुत बड़ा शहीद है। तो बीजेपी का हमेशा से यू टर्न रहा है। आज महबूबा मुफ्ती कहे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए तो सबसे बड़ी देशद्रोही है वो। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं अपराजिता जी से। अच्छी बहस खोली आलोक भाई आपने, तो वो सबसे बड़े देशभक्त, अच्छी बहस खोली है। ठीक है अपराजिता जी बताइए, यू टर्न है आपका कश्मीर पर पूरी तरह से, और यू टर्न स्टैंड है, उन्होंने बता दिए, इंस्टेंसेस गिना दिए कब कब और कहां कहां। जी मैं बोल रही हूं आलोक जी, कभी तो अच्छी बात बोले, शुभ शुभ बोले। आज उत्सव का माहौल है देश में और मुझे लगता है कि आज भी आपकी नकारात्मक सोच चरम सीमा पर है। देखिए ऐसा है कि क्या क्या नहीं हुआ इन 22 महीनों में। मैं लोकसभा की सांसद हूं और 5 अगस्त 2019 जब इसे पारित किया गया था, आर्टिकल 370 को अंग्रेजी में कहते हैं डिफैन किया गया, दुर्बल किया गया, और आर्टिकल 35A को स्क्रैप किया गया। ये अंग्रेजी के 2 शब्द मैंने यूज़ किए, मुझे लगता है समझने में आसानी होगी। आज जैसे कि बातचीत हुई है, आप सब जानते हैं, हम सब अवगत हैं कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की पुनर्बहाली पर बातचीत इसलिए नहीं हुई कि यह विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, और जब मैटर सब जुडिस होता है इसके बारे में बातचीत न हो। और मैं कह दूं बहुत विश्वास के साथ, आज के दिन निश्चित तौर पर ये दोनों आर्टिकल्स इतिहास बन गए हैं, क्योंकि कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता भी ये चाहती है। 22 महीनों में बहुत काम हुए हैं विकास के और हम सब आगे देख रहे हैं, आगामी दिनों की तरफ देख रहे हैं, सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं, हम पीछे नहीं देखना चाहते हैं। आपको याद हो
73rd अमेंडमेंट, ठीक है अपराजिता जी, यहीं से बढ़ते हैं आगे और सीधे सुशील पंडित और आरती टिक्कू सिंह को जोड़ूंगा। सुशील पंडित जी, क्या आप दुखी हैं कि कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया गया? नहीं, मैंने ये दुख मनाना बहुत पहले बंद कर दिया है। हम लोग कभी किसी गिनती में नहीं रहे। हमारी त्रासदी ये है कि मैं आता हूं आलोक भाई, हमें जिन लोगों ने वहां से लूट कर, मार कर, हिंसक अभियान चलाकर, जिहाद चलाकर निष्कासित किया, वो तो वही है और आलोक जी की भाषा में मलाई खा रहे हैं। और उनकी सरकार और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, सबने उन्हें दामादों की तरह पाला, उन पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, उनकी दुनिया में इलाज कराए, उनको पासपोर्ट दिया, वीजा दिया, वो पाकिस्तान जाकर के शादियां करा लाए, उनके पेट्रोल के बिल भरे, उनके होटलों के बिल भरे, उन्हें मतलब रुई में लपेट के रखा। और हमारे उन पीड़ितों को, परिवारों को एक धेला मुआवजा किसी को उसके घर लुटने का, उसके व्यापार चौपट होने का, उसकी नौकरी जाने का, उसके खेत खलिहान बागान उखड़ने का, उजड़ने का, एक नया पैसा किसी ने मुआवजा नहीं दिया आज तक। किसी ने उस पीड़ित के घर हत्या हुई हो, बलात्कार हुआ हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, किसी को सजा नहीं दी, किसी को दोषी नहीं पाया गया। ये तो खैर एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी व्यवस्था ये सब करने वाली थी, नहीं किया। उन्होंने इस पर भी लीपापोती की, हमारी नस्ल कुशी को, हमारे जातीय संहार को आज तक मान्यता नहीं दी, उसकी पुष्टि नहीं की। तो जब हम हाशिए पर हैं, हम किसी गिनती में नहीं हैं, ना हम किसी को हरा सकते हैं, ना जिता सकते हैं, तो हम क्या, मतलब जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो क्या किसी का गिला करे कोई? हमें अब बुला करके ये क्या कर लेते, कौन सी खाना पूरी कर लेते? आज तक किसी ने रत्ती भर, मतलब मुंह तक नहीं हिलाया है, लफाजी नहीं की है कि हाँ साहब इनकी नस्ल कुशी हुई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। आज किसी एजेंडा में थे क्या हम? किसी ने कोई तय किया क्या कि 7 साल इस सरकार को हो गए, उससे पहले 23 साल बाकी सरकारों को हो गए? कोई लेखा जोखा है? कोई नीति है? कोई प्रस्ताव है? एक लाइन का प्रस्ताव है क्या कहीं? कोई काम है, कोई निर्णय है क्या लफाजी के सिवा? तो आपने शो में बुला लिया। ठीक है, मैं आप ही की बात को आरती के पास ले जाता हूं। क्या आरती इस मुद्दे पर आप भी निराशा महसूस कर रही हैं? दीपक भाई, एक लाइन बोलूंगा सिर्फ। आप जब कश्मीर पर चर्चा करते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल बोलिए, हिंदू की आवाज के बिना वो चर्चा अधूरी है। लेकिन जब हमारी सरकारें ये बारात बुलाती हैं घाटी से, तब उनको नजर नहीं आता कि ये अधूरा है। इसमें जब तक कश्मीरी हिंदू की आवाज नहीं होगी, ये पाप है। ये आपकी जिम्मेदारी के साथ, अमानत के साथ खयानत है। मैं इसी सवाल को अपराजिता जी के पास ले जाऊंगा। क्या सरकार ने कश्मीरी पंडितों को अलग रखकर कोई पाप किया है? लेकिन आरती, आप कैसे देखती हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ। मैं अपराजिता जी एक मिनट, मैंने आरती को बोला है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, तो मुझे आपका यूएन का स्पीच आज भी याद है। मतलब मैंने उसको सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आपने जो शानदार स्पीच दिया था। धन्यवाद दीपक जी। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, कश्मीर का जो मसला था, वो भारतीय जनता पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 साल पहले हल किया। जो राजनीतिक मसला था, वो हल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो 370, जो सबसे बड़ी मैं कहूँगी प्रॉब्लम की जो जड़ थी, उसको उन्होंने उखाड़ दिया। लेकिन एक इशू है जिस पर उन्होंने 2 साल में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई रोड मैप नहीं दिया, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया, और वो मसला है कश्मीरी पंडितों के साथ जो एथनिक क्लेंजिंग हुई, जो जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, उस पे उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिखाया अभी तक। और जो लोग कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन लोगों को आज उन्होंने टेबल पे बुलाया। मेरे हिसाब से जो ये पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल पार्टीज जो आज दिल्ली आई, उनसे मिली और
होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ भी मीटिंग की। ये लोग जो है एसेंशियली प्रॉक्सीज है फॉरेन एजेंसीज के, फॉरेन कंट्रीज के। और हमको याद होगा, आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है शुरुआत से ही उनका कश्मीर पे जो उनका स्टैंड रहा है, उनके इलेक्शन से, यूएस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने 370 पे जो उनका स्टैंड रहा है, उन्होंने जो उस टाइम पर भी आपत्ति जताई 2019 में, और कश्मीर के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह को। आज की डेट में अमेरिका की वही प्लेबुक जो वो 30 साल में उन्होंने कश्मीर पे चलाई, पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया, वही आज दोबारा हो रहा है। उनके प्रेशर में, इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये जो इन लोगों के साथ पिक्चर्स खींची गई आज, ये सारा इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर किया जा रहा है। लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन सिस्टम जो है, वो कमजोर है। वो अंतरराष्ट्रीय जितने भी फोर्सेस है उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर 2019 में हम लोगों ने हिम्मत की, चाहे बाइडेन ने क्रिटिसाइज किया या चाइना ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन उस वक्त हमने हिम्मत दिखाई। और 2021 में एक रिवर्सल लग रहा है उन्हीं लोगों को बुला के जो लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आज भी, जो अभी भी मानते हैं कि पाकिस्तान इस इशू के एक पार्टिसिपेंट है या एक हिस्सेदार है जिनसे बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में जिहाद और इस्लामिक टेरर की वजह से सैकड़ों, मैं सिर्फ कश्मीर के लोग की बात नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए, टेररिज्म की वजह से दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, गुजरात, कोई भी स्टेट लीजिए, कहां कहां अटैक्स नहीं हुए, कहां कहां हिंदुस्तानी नहीं मारे गए। कश्मीरी पंडितों को तो छोड़ दीजिए, हम तो गिनती में नहीं है। पूरी कंट्री में इतने लोग मारे गए, और अभी भी ये लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कश्मीर के, वो उनको ये नहीं दिख रहा है कि हिंदुस्तान के कितने लोग पाकिस्तान के जहादियों ने मारे, और उनसे हमको बात करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। किस तरह का लोकतंत्र है जहां पर हम अपने ही दुश्मन, ठीक है, जिन लोगों ने हमको मारा। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है आरती, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और मैं यहीं से अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी, मैं घाटी के पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाऊं, दो बड़ी संगीन बातें आरती और सुशील दोनों ने कही। आरती अमेरिका में रहती हैं और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर बहुत शानदार स्पीच दिया था यूएन में। क्या कश्मीरी पंडितों को स्टेक होल्डर ना बनाकर सरकार ने पाप किया है? सुशील पंडित कह रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बहुत ही विनम्रता लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास चाहती है। और जब हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, इसका अर्थ हुआ हर तरह के, हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे। कश्मीरी पंडित कश्मीर के अभिन्न अंग हैं। उनके विकास के बिना तो कश्मीर का विकास के बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं इस दिशा में एक बात कहना चाहूँगी, जो एक छोटा सा पदक्षेप हमारी सरकार ने लिया है वो आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहूँगी। आपको ज्ञात है, मैं याद दिला रही हूँ, 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जिनके पास राहत कार्ड है, उन्हें 13,000 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये छोटा सा पदक्षेप है, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा पदक्षेप है, लेकिन ये हमारी मंशा को जाहिर करता है और हम उनके साथ हैं। जब भी रोड मैप बनेगा, मैं बता दूं, हम लोगों का जीवन जी मुझे पता है। तो किसने बेघर किया? 2000 किसने बेघर किया? क्या 2000 रुपए की क्या आप ये झंडा उठा के कहेंगे कि बहुत एहसान किया है भारत ने, देश नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, बिल्कुल नहीं, यह यथेष्ट नहीं है।
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये हमारी मंशा को दर्शाता है। हम आपके साथ खड़े हैं और जब विकास का रोड मैप बनना शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर आप सब उसमें रहेंगे और किसने आपको विस्थापित किया इस पर भी गौर फरमाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहती है 44,000 का आंकड़ा और निश्चित तौर पर हम एक ही विषय रह गया जो अभी तक सुलझाया नहीं गया। एक ही इस दिशा में हम आपके विकास के लिए भी काम करेंगे। अपराजिता जी, आपका 44,000 का आंकड़ा गलत है। देखिए, ये आधे भी नहीं उसके परिवारों को मिल रहा है। आप हमारे रिलीफ कमिश्नर से पूछ सकती हैं। मेरे पास कागजात हैं। सरासर गलत है। यही मेरे पास कागजात हैं। मंत्री जी ने भी दोहराई थी 2 महीने मेरे पहले। पास कागजात हैं। वो कागज गलत है। आपके गृह मंत्री ने 2 महीने पहले यही गलती की थी और तब टोकना पड़ा था। अमित शाह जी ने यही गलती संसद में दोहराई थी और उन्हें टोकना पड़ा था। ये आंकड़ा गलत है। आप जम्मू के रिलीफ कमिश्नर से इसकी तस्दीक कर सकती हैं। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। मैं आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार आपके साथ है और आज एक अच्छी पहल हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने हाथ बढ़ाया। अपराजिता जी, यहीं से आगे ले चलता हूँ मैं। वकार भट्टी जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या आज सुशील भाई और आरसीपी कुर्सी से आप घाटी के उन लोगों की तरफ से माफी मांगेंगे कि आपने उनका जेनोसाइड किया? वकार भट्टी, जवाब दीजिए। इस जेनोसाइड के लिए माफी मांगेंगे? सबको दिया है जी 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 जी, जितना टाइम आपने सबको दिया है, प्लीज़ मेरी भी आप ज़रूर 2 मिनट ज़रूर बात सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक आपने बोला कि जिनोसाइड शर्तों के साथ बहस मत तय करिए वकार भट्टी जी, विषय की संवेदनशीलता को भी समझिए। दीपक जी, 2 लोग जिनको अपने घरों से भगा दिया गया है निकाल कर, वो अगर अपनी बात रख रहे हैं तो मैं उनको वक्त दूंगा। नहीं, बिल्कुल रखने दीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा भी टाइम रखिए 2 मिनट, क्योंकि 1 लाख जो है ना कश्मीरी मुसलमान, जम्मू कश्मीर का मुसलमान भी मारा गया है। उसमें पहाड़ी भी है, काशिर भी है, गुज्जर बकरवाल भी है। तो उनकी भी बात अगर आप करेंगे ना डिबेट में तो बड़ा अच्छा। आपने तो नस्ल ही मिटा दी इनकी भाई। वकार भट्टी जी, आपने तो नस्ल ही मिटा दी। डोगरा हिंदू भी मारा गया, वहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मारा गया, वहाँ पहाड़ी मुसलमान भी मारा गया, वहाँ बकरवाल मुसलमान भी मारा गया, वहाँ लद्दाखी भी मारा गया। तो ये आज से नहीं हो रहा ना सर, ये जब से ना जम्मू कश्मीर में ना आप लोगों ने ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसको खिचड़ी बनाया ना, जब से कुछ उसने खींच लिया रबड़ की तरह, कुछ आपने खींच लिया रबड़ की तरह। सुशील पंडित, मैं आपके बीच नहीं बोला, बोलने दीजिए ना। सुशील पंडित बोलने दीजिए मुझे। मैंने आपके बीच बोला नहीं बोला। इतना तो पढ़े लिखे होंगे आप, इतना तो पढ़े लिखे मानेंगे तो मारा ही जाएगा। सुशील पंडित जी वाली बात कह रहे हैं कि मैं आपके बीच नहीं बोला, आपको भी नहीं बीच बोलना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जाहिल हैं तो बोलते रहिए, मेरी कोई रुकावट नहीं आपको। मैं जो बात करना जा रहा हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को, चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो, जहालत आप दिखा रहे हैं जब आप 2 इनकम्पैरेबल्स को कंपेयर कर रहे हैं। आखिर कब तक आपस में कोई तालमेल नहीं है, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं जो कलाशनिकोव उठाएगा, जो ग्रेनेड उठाएगा, वो मारा नहीं जाएगा क्या? निकाला हुआ बाहर जनाब, जागमान, उस जागमान को सामने लाइए ना। आप जागमान को सामने लाइए। लाते आप। आपको मालूम है कि आपने अखबारों में इश्तिहार दिए थे कि चले जाइए वरना आपकी खैर नहीं है। तब तक जगमोहन नहीं आए थे। आपने जब जस्टिस नीलकंठ गंजू को मारा तब तक जगमोहन नहीं आए थे। टारगेट क्यों करते हैं? हमने जब आपने एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट को मारा, जब आपने टीकालाल टपलू को मारा, तब तक जगमोहन नहीं आए थे। बात करते हैं जब आपने अल सफा में और आफ्ताब में इश्तिहार निकाले थे ना कि कश्मीरी पंडितों घाटी छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं, तब तक जगमोहन दूर दूर तक कहीं नहीं थे। एनजीओ बना के कश्मीरी पंडितों को बेचा है दुनिया भर में। आपने अपनी कोठियां बनाई हैं, आपने अपने महल खड़े कर दिए। कभी आप 3 साल ये किस तरह के नहीं आए। आप क्या चाहते हैं? सर, आपने इनको घर से निकाला है सर, आपने बलात्कार किया, हत्याएं की, आपने एक नस्ल खत्म कर दी कश्मीरी पंडितों की जो आपके भाई थे।
क्या इसके लिए शर्म नहीं आती वकार भट्टी आपको? नहीं दीपक जी, ऐसा है दीपक जी इनको माफ कीजिए। और महिलाओं का बलात्कार किया किसने किया था? मेरी बात सुनिए। और आपने कितने बंगले बनाए कश्मीर के नाम पर, ये बताइए ना वकार भट्टी। आप जैसे लोगों ने कितने बंगले बनाए कश्मीर के नाम पर, ये भी बताइए। के नाम पर राजनीति करते हैं आप। चंद मेरे कश्मीरी पंडित भाई जो जम्मू कश्मीर में गरीबी हालत में रहते हैं, उनके नाम पे आप अमेरिका और दिल्ली में महल खड़े कर चुके हैं। आप कश्मीरी पंडितों के नाम पे महल खड़े कर चुके हैं। आप माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। अमेरिका से प्रवक्ता कश्मीरी पंडित की बैठी हुई है। अभी भी जाके देख लीजिए जगती टाउनशिप में। श्यामांजू, आप कश्मीरी पंडितों ने चंद 4-5 कश्मीरी पंडित जो टीवी में बैठते हैं, जो अमेरिका में स्पीच देते हैं, जो यूके में स्पीच देते हैं, आप लोग बिजनेसमैन हैं। आपकी बात को आज कश्मीरी पंडित नहीं सुनता। कश्मीरी पंडित आपकी बातों को ठोकर मारता है, आपकी बातों को ठोकर मारता है। मैं सीधे पीडीपी के नेता कुरैशी साहब के पास चलता हूँ। कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कश्मीर वाला माफ नहीं करेगा और हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप वकार मुझे आपका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। मुझे आपका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। बहस में अगर बात कहें तो तर्क रखें। ये अंधे को भी दिख जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को वहां से मार के निकाला गया है। यही सवाल मैं कुरैशी साहब से पूछता हूँ, क्या कश्मीरी पंडितों को स्टेक होल्डर ना बनाया जाए? कुरैशी साहब बताइए। बात क्यों नहीं कर रहे? तो आप छुप के भाग रहे हो। दीपक जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। दीपक जी मेरी गुजारिश होगी कुरैशी साहब की आवाज प्लीज। किसी के मैं दीपक जी मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि मैं सबके मामला को सुनता रहा, सबकी बातें सुनता रहा, कोई कंट्रोवर्सी बात में नहीं करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से, सबसे, सुशील जी से भी और अर्पिता जी से भी, जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन थे, आलोक जी से भी बहुत अच्छी बातें की। आपने अपनी बात रखने का हक है और उसमें एक आपने दलील देनी चाहिए। मैं अगर ये अगर हम जो बातचीत कर रहे हैं इसका कोई असर होना चाहिए। हमें यहाँ काउंटर प्रोडक्टिव बातें करने से कोई फायदा नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथियों ने बातें की उनकी मैं निचोड़ निकालता हूँ। अगर ये पंतों के बारे में इस वक्त हमारी बात हो रही है तो मैं खुद जाती तौर मानता हूँ कि पंतों के साथ गवर्नमेंट का फेलियर भी रहा, चाहे वो गवर्नमेंट हमारी उस वक्त की यहाँ गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, और उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, चाहे वो जगमोहन थे कोई भी थे। और हम उसको मानते हैं कि वो उजड़ गए, हमारा हिस्सा है पंडित, हम नहीं कहते उनके लिए, ना हमें कहनी भी चाहिए। देखिए इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं, वो हर जगह मौजूद है। और जहां आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो बातचीत हुई ये एक बहुत बड़ा अच्छा है, हम खुश हम कहते हैं, इसमें नहीं बातचीत से नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का ये मानना था कि ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से। आज डायलॉग के लिए हमें बात करनी चाहिए कि डायलॉग कैसा हो सकता है। अगर 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन है तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ इसको 5 अगस्त के लिए भी कुछ लोग हैं उसके साथ तो 5 अगस्त को सपोर्ट करेंगे। 70 साल में बीजेपी का एक एजेंडा था, उसके मैनिफेस्टो में थी कि 70 साल उनको लगे इस 370 और 35 को हटाने के लिए। उससे पहले बड़ी जदोजहद कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीरी नहीं, कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीर में लोगों ने रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जम्मू के डोगरा थे, जिसमें ये पीआरसी की परमानेंट रेजिडेंट जो मूवमेंट थी, चौरसिया साहब, मैं वकील हूँ, मैं एमएलसी भी रहा हूँ, ये डोगरा और कश्मीरी पंडितों ने चलाई थी 1927 में। तब उस वक्त ना शेख अब्दुल्ला था हुकूमत में, ना मुफ्ती साहब थे। तो मैं नहीं कह रहा इस कंट्रोवर्सी में, मेरी बात सुन ले, तर्क रखने दें, उसके बाद के हम कहते हैं कि जो पानी बह गया वो बह गया। आज हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से 4-5 अगस्त की उस सुबह को हमारे लिए यहाँ कश्मीर में पूरे की पूरा क्रैकडाउन करके, और ये 5 अगस्त को जिस तरह से गैर कानूनी, मेरा हक है ये कहना, गैर कानूनी, अनपार्लियामेंट्री तौर पर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट्स आई मैं लीगली मैन आई कैन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब फैसला आएगा देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हम मानते हैं कि वो 5 अगस्त में जो फैसला हुआ था वो हमने पाकिस्तान से नहीं लिया था, वो हमने चाइना से नहीं लिया था। आर्टिकल 370 वो पार्लियामेंट ने दिया था हमें, हमारे साथ हक था। 2 नेशन थ्योरी को कश्मीरियों ने नकारा था। 2 नेशन थ्योरी के लिए ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, साहब नहीं गए थे पाकिस्तान में,
आज पाकिस्तान के उस पार हमारा हिस्सा है, हम ये मानते हैं उस हिस्से को वापस लाना, लेकिन आप लाओ। हम कहते हैं कि उस पर बातचीत होनी चाहिए। अभी 24 सीटें जो वो रिजर्व है उसमें, लेकिन आप इसको कुरैशी साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए आप ये नहीं कह सकते जो पानी बह गया वो बह गया, ये गलत बयानी है। आरती क्या सोचती है इस बारे में? मैं सुन, एक मैं कहता हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम गड़े मुर्दे खाएंगे तो फिर मेरी लीडर कंक्लूड करिए, 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। मेरा कहना ये है कि 5 अगस्त की पहली पोजीशन बहाल होनी चाहिए, और आप इसको मत तोलो तरक्याती कामों से, इसको डैम से, बंद से, हॉस्पिटल से या अरे सर, आज मीटिंग में किसी ने ये बात नहीं कही, 370 हटा दिया, न्याय कर दिया, ये सबने कहा। ये बात आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए कह रहे हैं, बैठक के अंदर किसी ने ये बात नहीं की। आरती क्या कह रहे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों की बात करना गड़े मुद्दे उखाड़ना लग रहा है आपको? देखिए, इन जैसे नेताओं की वजह से ही कश्मीर, मैं फिर आ जाऊंगा कुरैशी साहब, बहुत वक्त है मेरे पास। ये समझते हैं कि कश्मीरी पंडित की जो एथनिक क्लेंजिंग हुई, जेनोसाइड हुई, वो रात गई बात गई, अब आगे बढ़िए। मतलब कि आप यही पैटर्न लेकर आप तो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। क्या गड़े मुर्दों की बात कर रहे हैं आप? एक ही सवाल, एक ही विषय है जो अभी कुरैशी साहब और आरती आमने सामने, बाकी कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से बात करने की। हिंदुस्तान जो है, उनको इलेक्शंस करने होंगे, वो नॉर्मल की रूटीन जो है एक्सरसाइज वो होगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र है, उसमें कोई ये जरूरत नहीं है ये सारे लोगों को यहाँ चाय पे बुलाने के लिए। नॉर्मल कोर्स में उनकी कितनी लेजिटिमेसी है, इन सब लोगों की कितनी लेजिटिमेसी है, लोग बताएंगे चुनाव जब होंगे। पर चुनाव से पहले दो विषय है। एक विषय है कश्मीरी पंडितों का, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसके लिए आप लोगों की तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, आज तक नहीं आया है। आज की मीटिंग में भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या पॉलिटिशियन ने कश्मीरी पंडितों की बात की है। दूसरा विषय है डिलिमिटेशन। जब तक ये 2 विषय नहीं होंगे, बाकी सारी बातें जो है वो इररेलेवेंट है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? कौन से गड़े मुर्दों की बात कर रहे हैं आप? दीपक जी, मुझे 1 मिनट सवाल चाहिए। सिर्फ दो ठीक है कुरैशी साहब, 20 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर मुझे आलोक शर्मा और राजीव जेटली के पास जाना है। देखिए, मुझे 1 मिनट में मैं बात ये रखना। देखिए, मेरी बहन जो बात अर्पिता जी कर रही है, जो मैं मानता हूँ कि इसमें नहीं है, हाँ डिलिमिटेशन के लिए देखिए आपको पहले कंडीसिव हालात को यहाँ बहाल करना है। आप जो कह रही है ना बार बार ये बात कि ये लोगों ने हमें वहां से कहा दिया, हमें निकाल दिया। देखिए बात सुने, आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां बुलाई, ये पॉलिटिकल पार्टी जिनको बुलाया गया, 5 अगस्त के बाद की हालात देखिए, यहाँ गवर्नर राज लगे, यहाँ गवर्नर साहब ने यहाँ असेंबली भंग कर दी, कहा हमारा वो चल नहीं रहा है, फैक्ट्स नहीं चल रहा है। मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 5 अगस्त को हमारा जो तशख्खुस था उसको मिटाया गया, उस तशख्खुस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें अपनी गारंटी फिर वापस देनी होगी। नहीं, एक बहुत मैं मैडम जी बात नहीं बोल रहा, मेरा टाइम है ना, फिर आप सुन लेना। आप सुनिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। 30 आप अपनी बात करें ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, 30 साल में आतंकवाद हुआ कश्मीर में, आपको वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा, आपको ये लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही नॉर्मल स्टेट रोकने के लिए। देखिए, आतंकवाद को ये सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं, क्या आतंकवाद जो है वो नक्सलाइज नहीं कर रहे, से उखाड़ दिया, क्या आतंकवाद जो है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा, लेकिन ये बातें सिर्फ कश्मीर में नजर आती है आपको। वो बहुत बड़ी बात है, कहाँ से बड़ी बात है? आपको आतंकवाद बड़ी बात मैं दोनों को रोकता हूँ, मैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ता हूँ। मैं आलोक शर्मा जी और राजीव जेटली को बहस में वापस बुलाना चाहता हूँ, लेकिन आरती जी, मैं आपके इस दर्द से बिल्कुल एकमत हूँ कि
कश्मीरी पंडितों का भी सरकार को इस बैठक से पहले ध्यान रखना चाहिए। कई डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिले जब वो ह्यूस्टन गए थे कश्मीरी पंडितों के, और उन्होंने प्रधानमंत्री की इस कदम के लिए बहुत सराहना की, बड़ी उम्मीदें थी उनको। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे दर्शक इसके बारे में क्या सोचते हैं। कुमार शिशिर सिन्हा, मेरे एक दर्शक मुंबई से जुड़ गए हैं। कुमार, क्या बैठक एक अच्छा कदम है और क्या कश्मीरी पंडितों का ध्यान रखा नहीं गया? दीपक जी नमस्कार। मैं अपनी दो बातें रखूंगा। पहला तो ये कि ये जो लुटेरे हैं जिन्होंने 70 साल उस कश्मीर अपनी मातृभूमि के साथ जो अन्याय किया है और पाप किया है 5 लाख कश्मीरियों को निकालने का, ये आज आपके पैनल में मैं देख रहा हूँ एक जिहादी बैठा हुआ है जो 1 लाख मरने वालों की बात कर रहा है। ये उस सोच के आदमी है। आज जब परिसीमन की बात हो रही है तो इनको डेमोग्राफी चेंज लग रही है, लेकिन जो ये 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जो अपने निकाल बाहर किए गए हैं, ये दर्द उनका दिखाई नहीं पड़ रहा उनको। और वो स्टेक होल्डर, रियल स्टेक होल्डर है इस बातचीत के बीच में, दीपक जी। और तो दूसरा जो मुद्दा मेरा ये कहना है कि आज जो आपके जो गुपकार हैं, ये गुपकार हैं कौन? ये लुटेरे जिन्होंने कहा था, जिसकी जो नेता है उसने कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हमारे देश का झंडा उठाने वाला। जो झंडा उठाने वाले थे उसको तो बाहर कर दिया तुमने, और आज बात करो झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इन लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ये पूरे देश का दर्द है दीपक जी, ये पूरे देश का दर्द है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा अच्छा कदम किया है। राजीव जी के पास ले चलता हूं। यही आरोप आलोक शर्मा ने पहले भाग में लगाया था कि आपकी पार्टी जिनको गैंग कहती थी, जिनको लुटेरा बताती थी, उन लोगों के साथ आज बातचीत की टेबल पर बैठे हैं। क्या ये आपका यू टर्न है राजीव जेटली जी? फिर मैं आलोक शर्मा जी को बहस में लाऊंगा। नहीं, मेरे को हैरानी हो रही है, आलोक शर्मा जी इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो कांग्रेस को भी लुटेरा बताते हैं। कांग्रेस भी ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने रेजोल्यूशन पास करके बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 370 वापिस बहाल कर देंगे। रेजोल्यूशन अगस्त में, अगस्त 2019 में पास किया था कि नहीं किया था? बताइए। ये उनमें से अलग थोड़ी है। यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, यही बातें जब ये मीटिंग में बैठते तो नहीं करते हैं, तब वहां पर अलग चर्चा होती है। लेकिन टीवी पर जब चर्चा करते हैं और जब इनकी अपनी आंतरिक बैठक होती है, इनकी कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसमें तो कोई स्टैंड एक थोड़ी है इनका। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आज जो ये टीवी पर बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री जी के साथ बात करते हैं वो अपनी रेजोल्यूशन में नहीं करते हैं। तो कोई एक बात तो बताए मुझे, उसका जवाब मैं दे सकता हूं। इनके इल्जाम लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात दूसरी, देखिए कश्मीर के अंदर कश्मीर के सभी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। कश्मीर के अंदर जो परिसीमन की जो कार्रवाई की जा रही है उसकी टेक्निकलिटी को समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां कश्मीर के अंदर ही हैं जो कहती है बॉर्डरिंग एरिया पे कि हमारा यहाँ पर कब्जा नहीं है, मतलब ये हमारी जगह नहीं है। अब वो क्लियर करना, किसको क्लियर करना है? वो नहीं राजनीतिक पार्टियों को क्लियर करना है। वही राजनीतिक पार्टियां आगे आएंगी, उनका पार्टिसिपेशन चाहिए और हमें चाहिए कि उसकी एक अच्छी डेमोग्राफी बने। कश्मीर में सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन वैली में भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वैली में? तो इससे किसको आपत्ति हो सकती है? आज बार बार जो बात की जा रही है पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल पे यही बात सुन रहा था कि भाई सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन किसके लिए मांगते हैं? पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन को अगर चाहिए और अगर इतिहास में जाते हैं, इतिहास को दोहराते, जैसे आपके चैनल पे भी बताया, तो बाबुल्ला को याद कर लेना। कौन थे वो इंट्रूडर्स? क्या किया था उन्होंने? कश्मीर के अंदर घुस के बलात्कार किए थे कि नहीं किए थे? कश्मीर में जो हालात किए थे बारामूला में, उन सड़कों के ऊपर, क्या भूल गए आप उन्हें? किस मुंह से आप बोलते हैं पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन चाहिए? हमारे देश में आतंकवाद मचाने वाले, हमारे कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने वाले, पाकिस्तान में किस तरह के जो लोग कहते हैं पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन चाहिए, उन्हीं से तो आप बातचीत कर रहे हैं राजीव जेटली जी। इसी को तो आलोक शर्मा जी यूटर्न बोल रहे हैं। हाँ, हमने कहा देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें कैसे सजेस्ट कर सकती है? ये विदेश मंत्रालय का काम है, इन राजनीतिक पार्टियों का नहीं है सीधा जाके पाकिस्तान से मिलने। विदेश मंत्रालय को जब लगेगा उपयुक्त माहौल है, हम बात करेंगे। और अगर कोई कहता पाकिस्तान के साथ चर्चा करनी चाहिए तो हम तैयार हैं, बशर्ते वो इस बात की गारंटी ले कि मेरी पाकिस्तान से बात हो गई है, अब पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवाद नहीं बचा। हमारा पहली एक ही शर्त है, आप आतंकवाद बंद कीजिए, हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो ये कहती है कि नहीं पाकिस्तान तो आतंकवाद मचाता चला जाए? आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है कि शायद पोजीशन एमईए के बयान में दोहराई भी है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मुझे लगता है कि एमईए चला जाए, राजनाथ सिंह जी चले जाएं, आडवाणी जी चले जाएं, अटल जी चले जाएं, मोदी जी चले जाएं, सब देशभक्ति। आईएसआई आके पठानकोट में जांच भी करे, वो भी सब पाकिस्तान में जाके भारत के प्रधानमंत्री को बदलवाए। मैं चुप हो जाता हूँ।
दीपक जी मणिशंकर अय्यर भी तो चले जाए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए राजीव जी प्लीज। तो महबूबा मुफ्ती जी में और मणिशंकर अय्यर मतलब कांग्रेस में क्या फर्क आया? वो तो प्रधानमंत्री, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुप रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन निर्धारित करेगा? ये पाकिस्तान बताएगा। बताइए उनका राजीव जी कंप्लीट करने दीजिए ना आलोक जी को, ये अनफेयर है, आपके टाइम वो बिल्कुल नहीं बोले। आलोक जी बोलिए। नहीं, महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं। महबूबा मुफ्ती को बिल्कुल बीजेपी आज चाहे तो नीम के पेड़ के ऊपर फांसी पे लटका सकती है। यही महबूबा मुफ्ती थी जिनके साथ मलाई खाई, 3.5 साल सरकार चलाई और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहला सेंटेंस था, पहले पेज पे तीसरा पॉइंट कि धारा 370 की हिफाजत करेंगे। था कि नहीं था? अलगाववादियों से बात करेंगे। सुशील पंडित भाई बैठे हैं, अगर मैं कोई भी एक स्टेटमेंट गलत दे रहा हूं तो बताएं आप। अभी 44,000 का कोई फिगर आया, वो गलत आया। 13 साल आपकी सरकार हो गई उस कांड के बाद, और जिस समय पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो चीज हुई उस समय पर भी बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह की सरकार थी, नहीं थी क्या? आज आप सबके लिए सबको दुश्मन बना दें आप। मसरत आलम के ऊपर रेड लाइट जंपिंग का केस दर्ज हुआ था, नहीं हुआ हो तो सुशील पंडित भाई बैठे हैं, जो मसरत आलम जिसने सबसे ज्यादा जो बड़ा गुनाहगार था और पहली डेट पर उसको जमानत मिली थी, वो किसके शासनकाल में हुआ था? मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। आज तक बीजेपी के जितने शासनाध्यक्ष हुए सारे पाकिस्तान गए, अटल जी, आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सब गए, बस अमित जी की बाकी बात बची है, वो भी चले जाएंगे। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का आज कोई नाम नहीं ले रहा है। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मुझे कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी हमदर्दी है, मैं भी एक ब्राह्मण का बच्चा हूँ, उस एंगल से भी हमदर्दी है मेरी। लेकिन मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित 13 साल में जब इनकी सरकार रही वापस जाकर बसे हैं? कोई आंकड़ा है इनके पास? सुशील पंडित भाई बैठे हैं, जो 1500 परिवार श्रीनगर वैली में गए थे, वो भी जब 2.5 महीने का लॉकडाउन हुआ वो भी जम्मू वापस आ गए। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? जवाब देना चाहता आज आप सबको पूरे सारे देश को देशद्रोही बता दो, केवल 30 सेकंड में जवाब सर्टिफिकेट बांट। राजीव जी बिल्कुल जवाब देंगे। आलोक भाई 1 मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा दीपक भाई, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा इस बात। 19 जनवरी 1990 को जब पहला पोस्टर इश्तेहार आया था न्यूज़पेपर में, किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। जो बाइडेन ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में 2 पेज 2.5 पेज लिखे कश्मीर के ऊपर। आरती जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। और सरकार ने, इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने एक लाइन का मेमोरेंडम नहीं भेजा कि आप हमारे जम्मू कश्मीर के मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि ये किसी का मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा, हम भी कह रहे हैं कि मुद्दा हमारा है। दूसरी तरफ आप यूरोप के सारे सांसदों को बैठाकर जम्मू कश्मीर में अपना डंका बजवाना चाहते हैं। आप वहां की उसके हालात दिखाकर आप हवाई लूटना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव। आलोक भाई बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, आपकी बात लॉजिकल है। एक छोटा कमेंट जनरल सिन्हा से, उसके बाद में ब्रेक के बाद राजीव जेटली जी वापस आऊंगा। आप दोनों को पूरा वक्त दूंगा। जनरल सिन्हा आज बात कितनी आगे बढ़ी आपके हिसाब से? अच्छा आलोक भाई, राजीव जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा का एक कमेंट बहुत जरूरी है, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। देखिए दीपक जी, बात बहुत आगे बढ़ गई है। 22 महीनों के बाद यदि आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से आज एक ऐतिहासिक दिन है बहुत। और देखिए ये जो मैं सुना और लोगों को निकल करके बोले कि जहाँ डिलिमिटेशन के ऊपर में सहमति जताई गई है, मेरा ये मानना है आर्टिकल 370 और 35A के बाद यदि कोई एक और पड़ाव है तो 2 है डिलिमिटेशन, जो मेरे अनुसार कश्मीरी पंडितों का भी जो प्रॉब्लम सॉल्व यदि होगा तो इसी से ही होगा। क्योंकि देखिए जब ये चीज़ें प्रक्रियाएं चलेंगी तभी वहाँ पर स्टेटहुड की बात होगी, उसके बाद ही ये होगा इलेक्शन की बात होगी। जो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट में लेकर जाने की बात है, तो इसी प्रक्रिया के, और मेरे ख्याल से सारे सहमति हैं। देखिए ये बातचीत हो सकती है कि ये अलगाववाद थे, उनके साथ थे। आज जब आप उस हाई टेबल पे आकर बैठते हैं और इस चीज को मान के चलते हैं कि 370 नहीं हटाई जाएगी, ये बता दिया गया था। आप इसमें पाकिस्तान को नहीं जोड़ सकते। यदि पाकिस्तान को जोड़ेंगे तो आपको पीओके की बात करनी है, हमें लेना है। उस समय हम जरूर बात गए थे क्या? वो वहां पर क्या वो केक खाने गए थे? तब कश्मीरी पंडित याद नहीं आए मोदी जी को? बिना बुलाए वहां पर चले गए, बिना सिक्योरिटी। देखिए ये कौन साहब बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। आप बताइए ना, मोदी साहब किसके बुलावे पर गए थे? मैं दीपक कश्मीरी पंडित याद नहीं आए? आज कश्मीरी पंडित याद आ रहे हैं उनको?
कश्मीरी अच्छा आलोक भाई मुझे एक दर्शक के बाद जाना है। जवाब देने के लिए आरती भी है, सुशील भी है, वकार भी है और मेरे साथ कुरैशी जी भी हैं। लेकिन मेरे एक दर्शक पंकज त्यागी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। पंकज बताइए क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में, ठीक हुआ ये? देखिए, ये हमारे आदरणीय मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर को मुफ्ती परिवार से और अब्दुल्ला परिवार से इनसे पहले मुक्ति दिलानी चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर का पूरे का उद्धार हो जाएगा अगर इन दोनों परिवार से मुक्ति मिल जाए जम्मू कश्मीर को। जो ये लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे, इन्हें देश में रहने का, इन्हें देश में बसने का कोई अधिकार नहीं है। ये देशद्रोही है, इन पे देशद्रोही के मुकदमे लगने चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि महबूबा जी कह रही थी कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान से हम बात करने क्यों जाएं? हम किस तरीके से हम कमजोर हैं? हम केवल एक इंसानियत का दिल रखते हैं इसलिए कमजोर है। नहीं तो क्या नाम है, महबूबा जी का उनसे प्यार होगा तो महबूबा जी को वहीं भेज दिया जाए, वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। मैं यही रोकूंगा आपको, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद बैच शुरू होगी। बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई आलोक शर्मा जी ने कुछ नई बात उठाई है। तो घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। घाटी के सभी राजनीतिक दलों से बात की गई है और उसी बैठक पर हम देश की बहस कर रहे हैं, उसी बैठक का विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली जी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ पीडीपी से एमआर कुरैशी साहब हैं, मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख बशीर अहमद जी हैं, मेरे साथ सुशील पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा अपने एक दर्शक प्रदीप शर्मा के पास इंदौर में। प्रदीप, मुझे बताइए आज की बैठक आपको उत्साहित करती है? बिल्कुल सही करती है। प्रधानमंत्री जी जो देश को पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं देश के प्रति, वो 370 और 35 की जो बहाली करी है देश के लिए, वो देश के हित में करी है। कश्मीर हमारा शुरू से अभिन्न अंग रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश है कि कश्मीर को उसमें जोड़ा जाए। जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसको देश में सम्मिलित किया जाए। और इसके बाद दूसरे नंबर ये जो मीटिंग चल रही है उसमें जो नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं वो देश हित में ही कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं पुराने अनुभवी व्यक्तियों से। तो जो देश हित के लिए ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये काम कर रहे हैं और मैं मोदी जी के साथ हूँ। ये मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम है और ये आने वाले समय में जैसे परिणाम है आपको बहुत अच्छे मिलेंगे देश। ठीक है, राजीव जेटली जी के पास चलूंगा, लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा हाथ उठा रहे हैं। आलोक शर्मा जी ने उनसे कुछ सवाल किए थे, शायद वो जवाब देना चाहते हैं। जनरल सिन्हा बताइए, उनका सवाल था कि क्यों चले गए थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान? जरूर वो सवाल तो जरूर देंगे जवाब। और इसके पहले आपके चैनल के ऊपर में सुशील पंडित साहब बैठे हुए हैं और मेरी बहन है, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीरी पंडितों का जो योगदान रहा है आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर में अनपैरेलल है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये ऐसा मेरा मानना है और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ। उनके जो भी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ी है, वो उसका कोई पैरेलल नहीं। बट एक चीज को मैं आज गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि यदि ये प्रक्रिया होगी तो पंडितों को बसाया जाए, बीजेपी कहती है। तो मेरा ये मानना है कि जो कश्मीरी पंडितों का है उनको सब लोगों ने मानते हैं, पर कोई करता नहीं उनके, और केवल बातों के अंदर रह जाती है। और ये बेचारे, क्योंकि इन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं कोई नहीं लड़ी जम्मू एंड कश्मीर। मैंने इनको जमीन पे देखा है, क्योंकि इन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, इनके ऊपर जुल्में हुई मगर इन्होंने हथियार नहीं उठाया। पर आज के दिन में मेरा ये मानना है कि वहां पर अमित शाह हो या मोदी हो, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि गुलाम नबी वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि वहां पर बैठे हुए सभी लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व होगी जब आप कश्मीर के अंदर में पूरे राज्य का दर्जा, जो ये भी जानते हैं, और जब आपके ऊपर जब इलेक्शंस होते हैं इनको भी बढ़ चढ़ के हाथ लेने पड़ेंगे।
बहुत कश्मीरी पंडितों ने ग्राउंड लेवल के ऊपर, आलोक शर्मा जी एक लाइन फिर राजीव जेटली जी, इस इलेक्शन के दौरान उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी। ठीक है, मूल सवाल जो था वो नहीं आया सामने, इमोशनल कार्ड पे। मैं जवाब दूं, एक सेकंड दे दूं पूछना चाहता हूं। आलोक जी को दे देता हूं, मैं दे देता हूं। सिन्हा साहब कोई बात नहीं, सिन्हा साहब एक मिनट में बोल दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं साहब, हमने तो 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे सिन्हा साहब सुनिए ना जरा, मैंने आपकी बात शांति से सुनी ना, आप फिर बोल रहे हैं। मैं कश्मीर पंडितों की बात की है, बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी है सगा। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। भाई इस बात को मानते होंगे बिल्कुल, कश्मीरी पंडित भाइयों से पूछिए कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं बीजेपी बताए। मैं जनरल सिन्हा सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद मुझे राजीव जेटली जी के पास जाना है, उनके साथ अनफेयर होगा। आलोक जी अपने बात रख दी है। दीपक जी मुझे याद है 2008 के अंदर अमरनाथ हो गया। आलोक जी प्लीज सुन ले, कितना हंगामा हुआ था। आज तो 6.5 साल से जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन तो मिली गई होगी। मेरे भाई आलोक साहब सुन ले मेरी बात, आने का काम है इनका। ठीक है, हमारी जनरल सिन्हा जल्दी कंक्लूड करिए, मुझे राजीव जेटली जी के पास। जी बढ़ा था, लेकिन आज कोई उत्तर नहीं देगा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन का क्या हुआ। उसी बस में बैठ के गए हैं जिसके अंदर में वाजपेयी साहब गए, और देखिए जो बातें होती हैं, मगर आप लोगों ने कभी हाथ उठा करके नहीं बोला कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल करें। जब आप प्रॉब्लम याद मनीष सक्कारिया कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट बदल दीजिए, आज उसके बाद एक इनके नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बातें चल जाएंगी, अभी 15 दिन पहले फिर वही बातें करते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, यहाँ के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करे पाकिस्तान, तब मुझे प्रॉब्लम आती है, तब मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं कोई भी दल से नहीं, मेरे लिए उतना ही अजीज है। तो इनकी जवाब ये मैं देना चाहता हूं, आप सिलेक्टिव वे में काम नहीं कर सकते। क्यों चले गए मोदी जी? मोदी जी गए, पूरा नेक इरादा था कि सॉल्व करने है प्रॉब्लम, जिस तरह से पहले होता रहा पैसा नहीं हुआ, तभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तभी बालाकोट, चाइना में भी जाकर गले मिल रहे थे मोदी जी नवाज राजीव जेटली जी बताइए, राजीव के बाद तो देखें क्या हो रही है। आलोक शर्मा ने मुद्दा उठा दिया है, क्यों गए मोदी जी? आलोक जी राजीव जेटली जी से बयान ले लेते हैं, उसके बाद में आता हूं आपके पास। मुझे शेख बशीर अहमद के पास भी जाना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नहीं, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने नागरिकता। दीपक जी आपसे एक आग्रह करूंगा, दीपक जी ये बीच में बोलेंगे, मुझे मालूम है इनकी आदत है, इन्हें मालूम है कि मेरे पास अब जवाब नहीं होगा, इसलिए मैं बीच में पूरी तरह से जो इसलिए मुझे मालूम है ये बीच में जवाब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जो पूछने वाला हूँ उसका जवाब इनके पास नहीं है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि बीच में शोर मत आ जाओ। जवाब करने का समय नहीं है। सुन लीजिए ना, अनफेयर होगा। मैंने राजीव जेटली जी को भी रोका था जब बीच में बोल रहे थे। मैं एक ही बात कह रहा हूं दीपक जी, अब मुझे लगता है कांग्रेस के जितने नेता नीचे बैठते हैं आपके चैनल्स पे, उनके नीचे से प्रवक्ता हटा दीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञ रख दीजिए। पता क्यों? क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के लोग जब भी आपके चैनल पे बैठते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है कि मैंने ये किया था, आपने ये नहीं किया है। अब आलोक शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताएंगे कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहां पे कॉलोनियां बनाई थी, जिन कॉलोनियों का काम अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे रोक दिया है। नंबर 1। नंबर टू सुनिए, नंबर 2 जरूर लीजिएगा दीपक भाई, को वापस बहाल करेंगे। ये आज चैनल पर बोलेंगे अपनी कार्यकारिणी के अंदर जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, ये हम आज भी उस गुपकर अलायंस के साथ ही खड़े इस मुद्दे के ऊपर कि 370 कश्मीर में दोबारा बहाल होना चाहिए। नंबर 3, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जब आपने कहा रोजगार की बात, अरे जब तक कश्मीर के अंदर पढ़ाने वाले प्रोफेसर के बच्चे को वहां पर एजुकेशन और रोजगार नहीं मिलेगा, वहां कैसे जाएगा बताइए? ये अधिकार किसने चुना हुआ था? उस रेजोल्यूशन ने जो कांग्रेस ने पास करा अगस्त 2019 में, जिसमें कह रहे हैं वापस वही व्यवस्था कर देंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति कश्मीर पे जाकर ना पढ़ाए, ना कोई इंजीनियर सेटल हो, ना वहां पे कोई भी व्यक्ति जाकर अपना व्यापार कर सके, ताकि ना तो वहां रोजगार उत्पन्न हो, ना वहां के बच्चों को एजुकेशन मिले, ना वहां के बच्चों को रोजगार मिले। दलितों का अधिकार छीनने के लिए कश्मीर 370 का रेजोल्यूशन दोबारा रिवोक करेंगे। वहां पर ये वहां पर उन बच्चियों के अधिकार छीनेंगे जिनको वहां पर अब अपने घर में अपने प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिलने वाले हैं। ये सारे अधिकार छीनने का रेजोल्यूशन कहां पास हुए? कश्मीर में नहीं, दिल्ली में पास किए गए हैं। ये दिल्ली के रेजोल्यूशन में पास किए गए हैं। ठीक है, आप सीधे आलोक शर्मा जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब दीजिए। कश्मीर के विकास में क्या 370 एक बहुत बड़ी बाधा नहीं था? मैं उत्तर दे देता हूं। धारा 370 अभी भी नहीं हटी है।
अभी किसी एक बच्चे को जम्मू कश्मीर के बाहर के को नौकरी मिली हो तो उसका नाम बता के जाइएगा आप लोग। 3 साल हो गए हैं। अरे आपको कब की राष्ट्रवादी से प्रभावी हो गई आलोक जी। मुझे आप यही बोल रहे हैं कह रहा हूँ कि गाय के गोबर से गेहूं बनता है, तो मैं गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ, गोबर की खाता हूँ, खाद लगती है उसकी। मैं कह रहा हूँ एक बच्चे का नाम बता के जाइएगा। आप मुझे एक बच्चे का नाम बता के जाइएगा और एक आदमी का जिसने 100 गज जमीन का टुकड़ा खरीदा हो और उसमें 15 साल का क्लॉज कोरोना के आवरण में पर्दे में डाला कि नहीं, ये कश्मीरी पंडित भाई से पूछ लीजिएगा। करते तो नहीं थे आप। दूसरी चीज ऐसी बातें करते तो नहीं थे। रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। जब ये पार्टी आप मुझे नाम बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपकी मजबूरी बन जाती है चैनल बनाकर इधर उधर की बातें करना। सुनिए ना, मैच्योरिटी के साथ बात करते थे आप हमेशा। बात पे अब मैच्योरिटी के साथ बताइए में खड़ा कर आप क्यों वापस और एक नाम बता के जाना, जम्मू कश्मीर के बच्चे के बाहर को नौकरी मिली हो, एक नाम क्यों लगवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के सरकार ने रेजोल्यूशन पास क्यों किया आपने? एक मिनट दीपक भाई देखिए, रेजोल्यूशन पास क्यों किया आपने, ये बता दीजिए मुझे। दूसरी ये पब्लिक डोमेन में है, जरा देख ले भाई साहब। अच्छा राजीव जेटली जी, चलिए 370 पे जवाब दीजिए, मुझे कंक्लूड करना है, शेख बशीर अहमद के पास जाना है प्लीज। दीपक भाई 2008 में एक उड़ान योजना आई थी जिसमें 5000 बच्चे पढ़ते थे। कंक्लूड करिए आलोक जी। क्षेत्रों में एक योजना का नाम बताइए कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम इस मोदी सरकार ने किया हो। और दुर्भाग्य है कि कश्मीर से जो भी टीवी स्क्रीन पर बैठ जाता है, ये मोदी सरकार ही तो है जो 80,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए। कश्मीरियों को रोजगार, 3,000 कश्मीरी पंडितों को रोजगार, ये मोदी सरकार जो 2 लोग बैठे हैं इनको गुंडे तक कहा गया। लेकिन अच्छा राजीव जी कंक्लूड करने दीजिए ना उनको प्लीज। राजीव जी कंक्लूड करने दीजिए आलोक जी को प्लीज। आलोक जी कंक्लूड करिए। वो कश्मीर में अधिकार लेने के लायक है, ये था कि पहले 3000 जॉब का वादा हमारी सरकार ने किया था जिसमें 1963 लोगों को जॉब मिली थी कश्मीरी पंडितों को। वायदों की बात मत कीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट के ऊपर। वायदों की बात मत कीजिए, वायदे तो आप शुरू से करते हैं। अरे भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। उड़ान योजना आपने बंद किया, आते ही स्कॉलरशिप बंद हुआ वहां पर, जबकि वो जम्मू कश्मीर आपको मालूम है, जोड़ने का एक आपको मालूम है कितने रोजगार स्कीम चलाई गई है वहाँ। नहीं आलोक भाई फिर किसी दिन इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जेटली जी आप दोनों को लाएंगे, लेकिन मुझे शेख बशीर अहमद के पास जाना पड़ेगा। शेख बशीर अहमद साहब ने एक भी कमेंट नहीं किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी है उसके। शेख बशीर अहमद जी बताइए, आज की बैठक के बाद क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की बहाली जल्दी हो जाएगी? उम्मीद है जो ऑल पार्टीज मीटिंग आज वहां हुई है प्राइम मिनिस्टर के घर पे, उससे ये उम्मीद बन पाई है कि शायद जो बर्फ है कश्मीर के अंदर, जो बर्फ है जम गई है, वो पिघलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद बन पाई है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। मेरे जो पैनलिस्ट साथी हैं वहाँ बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं। रियलिटी ये है कि 2014 के बाद बीजेपी ने ऐसा तस्वुर दिया, ऐसा नैरेटिव दिया कि हिंदुस्तान शायद 2014 के बाद ही बना, उससे पहले था ही कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में 370 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटाया गया, कहा कि ये चूंकि रियासत के खिलाफ था। और या अभी इसका ये कहा, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 370 की वजह से जो लैंड टू दी टिलर किया गया, इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, आज 72 साल के बाद या 73 साल के बाद आज एक सूरत है कि यहाँ कोई हाउसलेस नहीं है, यहाँ कोई शेल्टरलेस नहीं है। हर एक आदमी जो है अपना चीज चला रहा है। जब पठानकोट क्रॉस करते हैं तो हमें पूरे इंडिया के अंदर पुलों के नीचे भी लोग नजर आ रहे हैं और सड़कों के ऊपर भी हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, बिहार के अंदर भी हैं, बंगाल के अंदर भी हैं, उड़ीसा के अंदर भी हैं। 370 का फायदा था, बशीर साहब यहीं पर रुकेंगे। आपने उम्मीद जताई है, बर्फ पिघली। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं, देश के बहस के दर्शकों का 100% दर्शकों का मानना है कि 370 और 35 से अब इतिहास की बात हो चुकी है जम्मू और कश्मीर के लिए। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।